हिंदी है। हमारे उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी और भी क्षेत्रीय भाषा है। उड़ीसा है तो वहाँ उड़िया है, और तमिलनाडु है तो तमिल है, मलयालम है, वहाँ जो वहाँ की लैंग्वेज है। कर्नाटक में कन्नड़ है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा है। तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग होता है। अब आज की जो कार्यशाला है वो हिंदी पर है। हिंदी जो है वो हमारी राजकीय भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 में इसको राजकीय भाषा मतलब जो हमारे राष्ट्र या राज्य की जो कार्य होंगे कार्यालय में वो हिंदी में होंगे। और अनुच्छेद 351 351 में भाषा हिंदी भाषा के विकास के लिए जोर दिया गया है कि इसको हम लोग सामान्य अपने व्यवहार में प्रयोग करें। जो आज की कार्यशाला है वो हिंदी शिक्षण पर है। ये सिर्फ हिंदी शिक्षण पर ही नहीं, आप जो भाषा का प्रभाव दूसरे विषयों पर भी पड़ता है, क्योंकि भाषा एक संप्रेषण का साधन है। भाषा एक संस्कृति सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा एक संपर्क सूत्र है। और हिंदी में तो 3 हम लोग पाठ योजना बनाते हैं, गद्य, पद्य और व्याकरण। तो जो तीनों को लेकर आज जो हमारे विषय के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर पांडे जी, वो बताएंगे। प्रोफेसर पांडे जी आदित्य प्रकाश कॉलेज में प्रिंसिपल है, जो कि ये कॉलेज रांची में स्थित है। और इनके एक संक्षिप्त परिचय मैं प्रोफेसर पचौरी जी से निवेदन करूंगी कि वह हमें हमारे प्रतिभागियों को बताएं। ओवर टू प्रोफेसर पचौरी जी। धन्यवाद सर। हेलो जी मैम। हाँ सर, आप परिचय दीजिए हमारे हाँ, आज विषय विशेषज्ञ का। जी 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 मैम। आप का जो शिक्षा हुई है वो ग्रेजुएशन तक काशी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से हुई है। आपने जो संस्कृत में शिक्षा की उपाधि प्राप्त की है आचार्य की, बीएड और एमएड, वो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली से की है। आपने विद्या विरादी यानी संस्कृत में ही पीएचडी की उपाधि हासिल की है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से। आपने विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों में सेवा दी है। आपने नेशनल और इंटरनेशनल पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। आपने करीब 8 से 10 पुस्तकों पर अपना लेखन किया है और आप मेघा जर्नल ऑफ एजुकेशन के प्रधान संपादक हैं। आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे लघु शोध प्रबंध हो चुके हैं। लगभग पिछले 20-22 वर्षों से शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में आप शिक्षा भारती द्वारा, विद्या भारती द्वारा संचालित महाविद्यालय आदित्य प्रकाशन गार्डन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची झारखंड में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपका जो शिक्षण है वो एक अमूल्य पहचान छोड़ के जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपसे निवेदन किया और आपने उस निवेदन को स्वीकार किया। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो लोग उपस्थित हैं वो आपके अनुभव से लाभान्वित हों और उनसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं अधिक समय आपका न लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें प्लीज। प्रोफेसर रामकेश पांडे साहब आइए। आप अपना माइक सर कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, हो गया सर। रजोजुषे जन्मनिषत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पर्शे अजाय सर्गये स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। उपस्थित आप सभी को सादर नमस्कार, अभिवादन। सबसे पहले मैं कॉलेज की प्राचार्य मैडम को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें आज बोलने का अवसर दिया। साथ ही साथ मैं डॉक्टर पचौरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इस TLM प्रोग्राम में हमें आप लोगों ने बोलने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे बीच जो प्रतिभागीगण उपस्थित हैं
आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जैसा कि आज हम लोग TLM की बात कर रहे हैं और हिंदी शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर रहे हैं। वास्तव में जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, आवाज स्पष्ट आ रही है पचौरी साहब? जी सर, बिल्कुल आवाज आ पचौरी रही है। साहब आ रही है सर, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है, आप करें सर, कहीं कुछ गड़बड़ जब होगा। हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं हिंदी शिक्षण या संस्कृत शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे यहाँ बहुत पहले से, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, वैदिक संस्कृतियां रही हैं, सभ्यताएं रही हैं, उन सभ्यताओं और संस्कृतियों ने भी हम लोगों को जो शिक्षण की बातें बताई हैं और जो शिक्षण के मटेरियल उपलब्ध कराए हैं टीचिंग के, वो वास्तव में अपने आप में एक अनुकरणीय है। साथ ही साथ जब हम भौतिक जगत की बात करते हैं, आधुनिक समय की बात करते हैं, तो आधुनिक समय में भी बहुत सारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ना तो प्राचीनता के नाम से उन प्राचीन पद्धतियों को छोड़ देना है और नए को स्वीकार कर लेना। हमें क्या करना है, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। किस प्रकार से प्राचीन और नवीन में हम लोग सामंजस्य स्थापित कर सके और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रभावी शिक्षक के रूप में हम अपने आप को समायोजित कर सकें। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि किसी ने कहा है कि पुराण मित्यव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वध्यम। वास्तव में कि जो हम पुरानी परंपराओं को बिल्कुल नहीं छोड़ें और नए को बिल्कुल आत्मसात नहीं, दोनों को का सामंजस्य मिला। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, दोनों को जोड़कर किस प्रकार से बेहतर की हम लोग तलाश करें, इस पर हम विचार करें। तो जैसे ही बात आती है तो 3 प्रकार के हम लोग बात करते हैं। जो श्रव्य, जो हम लोग सुनते हैं, और दृश्य, जो हम लोग देखते हैं, और तीसरा एक प्रकार आता है दृश्य और श्रव्य, दोनों का संयुक्त रूप आता है। तो जब हम दृश्य और श्रव्य की बात करते हैं और दृश्य और शब्द दोनों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम श्रवण की बात, दृश्य और शब्द की बात करते हैं। तो श्रव्य में हमारे पास जो श्रव्य में सहायक सामग्री होती है, उसमें है पहले है मौखिक उदाहरण, और ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है। ये 3-4 प्रकार हम लोगों के पास है। तो हम एक एक प्रकारों की बात करते हैं कि सबसे पहले हम मौखिक उदाहरण की बात करते हैं। जब हम मौखिक उदाहरण की बात करेंगे तो जब हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो एक उपनिषदों में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है कि श्रवणम तु गुरु पूर्वम मननम तदनंतरम और निधिध्यासन मित्येव पूर्णम बोधस्य कारणम। अर्थात पहले हमें गुरु जो बोलता है उसको श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनने के बाद उसको पूर्वम, उसके पूर्व मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके बाद फिर उस पर ध्यान रखना, ध्यान लगाना चाहिए। वास्तव में जो कहा है, सुनने के बाद चिंतन करना, उसके बाद उस पर ध्यान लगाना कि वास्तव में सही नहीं है, सही है या नहीं सही है। ये जो है व्यक्ति के बोध का कारण, यहीं से व्यक्ति में बोध की उत्पत्ति होती है। जो भी हम हिंदी शिक्षण या संस्कृत शिक्षण की बात करते हैं, जैसे ही हम हिंदी शिक्षण और संस्कृत शिक्षण की बात करते हैं, तो उसमें जो बोध का कारण, क्योंकि ये शिक्षण एक कला है और इस कला में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकट। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि आत्मा वै जायते पुत्र, व्यक्ति की आत्मा जो होती है उसका पुत्र,
लेकिन जब शिक्षक शिक्षा की बात होती है तो शिष्य, गुरु की आत्मा भी शिष्य होती है। जब तक हम एक दूसरे का तारतम्य और सानिध्य नहीं प्राप्त करें, जब तक विषय के बारे में चिंतन मनन और ध्यान नहीं करेंगे, तब तक सबसे पहले वो बोध का कारण है। खैर, अगर हम मौखिक उदाहरणों की बात करते हैं, मौखिक उदाहरणों की बात करते हैं, तो हिंदी में इस प्रकार की अनेक विधाएं, अनेक प्रकार, जैसे अगर हम हिंदी शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी के जो उदाहरणों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एक गद्य की बात या काव्य की बात या कहानी की बात या नाटक की बात, नाटक तो गद्य और पद्य दोनों हो जाता है, दृश्य और शब्द दोनों होता है, लेकिन हम गद्य पद्य और कहानी की बात करते हैं। देखिए, जब हम पद्य की बात करते हैं, तो अगर हम कक्ष में पद्य पढ़ा रहे हैं, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि पद्य और कविता में बहुत सामान्य सा अंतर, पद्य भी है और पद्य और कविता में बहुत सामान्य सा अंतर है, क्योंकि पद्य जो है वो छंदबद्ध होता है और कविता जो है वो छंदबद्ध नहीं होती, वो स्वतंत्र होती है, किसी भी रूप में आप उसकी रचना करें। तो अगर हम पद्य का अध्यापन कर रहे हैं, मान लीजिए हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की जैसे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिथ प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाएंगे वीर अनेक। मान लीजिए अगर हम इस पद को पढ़ा रहे हैं, तो हमें इसके समानांतर जो उदाहरण देना चाहिए वो भी इसी से मिलता जुलता। एक हिंदी शिक्षक के लिए अगर वो पीजी करके बीएड कर रहा है, लेकिन अगर वो ग्रेजुएशन करके बीएड कर रहा है, तो ये कल्पना की जाती है कि वो अपने आप स्वरचित कुछ पद्य का निर्माण, अगर वो स्वरचित पद्य का निर्माण नहीं भी कर सकता, तो उसके समानांतर उससे उस प्रकार के पद्यों का उदाहरण में उसे प्रयोग। जैसे मान लीजिए अगर वो चाह नहीं सुरबाला का काव्य कर रहा है, काव्य पाठ कर रहा है, तो वो उसके उदाहरण के लिए या उसके प्रस्तावना को निकलवाने के लिए व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, छेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, किंतु प्रसन्न मन हो मैं सुमन, ऐसा उदाहरण दे सकता है। और रही बात कहानी शिक्षण, कभी भी उदाहरण इस बच्चों को अगर आप छात्रों को दे रहे हैं तो जीवंत उदाहरण। एक हिंदी एक ऐसी विधा है कि इसमें आप जैसा लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही बोला जाता है। अन्य भाषाओं की तरह इसमें ऐसा नहीं है कि हम बोल कुछ रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं, इसमें बिल्कुल जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह लिखते। और रही बात कहानियों की, तो जब हम कहानी शिक्षण की बात करते हैं, कहानी जो है अनंत देखिए हमारा जो संस्कृत वाङ्मय है या हिंदी साहित्य का इतिहास है, वास्तव में कहानियों प्राचीन समय में हमारे देश में कहानियों से ही लोगों को शिक्षित किया जाता था, कहानियों के माध्यम से लोगों को पढ़ा दिया जाता था, समझा दिया जाता था कि ये कहानी आज भी अब लोग देखते हैं किताबों में लिखा रहता है नीचे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ये जो कहानी शिक्षण है, आप देखेंगे कि भारतीय मनीषाओं में जब आप पंचतंत्र, एक
ग्रंथ है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, संस्कृत का ग्रंथ है, खैर लेकिन बहुत प्रचलित है पंचतंत्र। ये 5 तंत्रों में बटा हुआ है और इसका जो लेखक विष्णु शर्मा है, ये कहता है, एक तरह से चुनौती देता है कि मैं 6 महीने में ही राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा दे दूंगा, पूर्ण कर दूंगा, राजनीति में, धर्मशास्त्र में, ज्ञान में प्रवीण कर दूंगा। अपने आप में कहानी एक बहुत बड़ी विधा है, अद्भुत कला है। अगर हम कहानी शिक्षण की बात करें तो अपने आप में बड़ी अद्भुत, क्योंकि कोई भी आज तक, भूतो न भविष्यति, आज तक ऐसा कोई विद्वान या व्यक्ति नहीं हुआ है जो अपने शिष्य को ये कहता है कि मैं 6 महीने में इसे पूर्ण विद्वान कर दूंगा या योग्य बना दूंगा धर्म और राजनीति और शास्त्र। केवल ये गुण रहा है तो विष्णु शर्मा कहानियों के माध्यम से उसने जो है 6 महीने में, और वो कहानियां समानांतर एक से दूसरी मिलती हुई हैं, पशु पक्षियों पर आधारित जुड़ी हुई है। इसलिए हम लोगों को भी अगर कोई उदाहरण या कोई उदाहरण देना है तो कहानियों के माध्यम से भी उदाहरण दे सकते हैं। अपने आप में अद्भुत, हर विषय विशेष, हर क्षेत्र में केवल कहानियों को केवल समझने की और सोचने की कला होनी चाहिए। अगर आप उस कहानी को उसके भाव और विचारों को समझ सकते हैं तो आप उसके समानांतर कहानी वांग्मय से ढूंढ भी सकते, और नहीं ढूंढ सकते तो कहानी की रचना भी कर सकते और उसके माध्यम से समझाया जा सकता। जैसे और वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप अभूतपूर्व योगदान उसका। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन आज के समय में ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से ये जो व्याख्यान चल रहा है माननीय पचौरी जी के अध्यक्षता में, तो आप अगर चाहें तो इन कहानियों के माध्यम से भी ये एक टेक्निक और साथ ही साथ एक उदाहरण भी है। जैसा हम देखते हैं कि एक कहानी मैं सुनाता हूँ 2 मिनट की। आज कल के युवा बच्चे, क्योंकि आज तो ये कोरोना काल है, इसकी बात नहीं कर, आज से 5-6 महीने पहले की बात अगर करते हैं तो युवा बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं घर से, और बाहर होटलों में खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर, मित्र हैं, एक दूसरे को देखते हुए अधिक खा लेते, लड़के हैं लड़कियां हैं, सब होटल में खाना खाते हैं। और जब घर आते हैं तो माँ कहती है बेटा खाना खा लो, और बेटा कहता है नहीं भूख नहीं, खाना खा के आए। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, और माँ क्या करती, उस बच्चे की मनपसंद के खीर और पूरी और चटनी बढ़िया बनाती है, और बच्चा एक की जगह 2 खा ले। तो वही कर्म, वही कृत्य माँ की भूमिका में भी शिक्षक का दायित्व बनता है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को बढ़िया बनाकर खिला देती, तो उसी प्रकार से हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम लोग भी बच्चे को बेहतरीन ढंग से जो टीचिंग एड्स है उसका इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम अपने शिक्षण को रोचक बनाएं। और बच्चा ना चाहते हुए भी, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं वयस्क मन से भी कार्य करते हैं, तो उनके मन की स्थिति को समझना, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि वर्तमान और प्राचीन ये जो सहायक सामग्री है
इनका प्रयोग हम लोग किस प्रकार है, इनका हमें सम्मिलित रूप से बच्चों में, छात्रों में बताना। साथ ही साथ कहानियों के साथ इसमें हिंदी शिक्षण में रस की भी बहुत बड़ी कल्पना की जाती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भरत मुनि ने 10 रसों की कल्पना की, और जो अंतिम रस है वो शांत रस। जैसे और हिंदी शिक्षण में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। जैसे आप वीर रस का पाठ का अध्यापन करते हैं, और वीर रस के पाठ का अध्यापन करते हुए बड़े मरे हुए दिल से, टूटे हुए दिल से आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो वास्तव में उस पद्य का भाव उस बच्चे तक नहीं है। जैसे आप करुण रस को पढ़ा रहे हैं और हंसते हुए बोल रहे हैं, तो वो भी जो है वो ग्राह्य नहीं होगा छात्रों को। जब आगे हम नाटक की बात करेंगे, क्योंकि जो दृश्य और शब्द में आता है, ये हम अभी शब्द की बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि कहते हैं ना कि जब हम संस्कृत वाङ्मय की बात करते हैं तो वहां पे कहते हैं कि रसो वैश्य, मतलब रस ही ब्रह्म है। और हम लोग ये देखते भी हैं कि जब तक जिस भाव का हम अध्यापन कर रहे हैं, जिस भी रस का, चाहे वो करुण हो, करुण हो, विभक्त हो, वीर हो, भयानक, जिस भी रस का अगर हम जिस भी रस के बारे में हम अध्यापन करें, तो वास्तव में वो भाव हम लोगों के अंदर आ, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति ही रस। जैसा कि हम लोग एक सामान्य जीवन में देखते हैं, सामान्य जीवन की अगर हम बात, तो हम लोग कोई मूवी या फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो उस फिल्म का जो नायक और नायिका है, जब तक उस नायक और नायिका से हम अपने आप को तारतम्य में नहीं करते, जब तक हम ये नहीं सोचते कि मैं ही हीरो हूं या मैं ही हीरोइन हूं, मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं श्रीदेवी हूं, जब तक उस पात्र से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, तब तक उस फिल्म में वो फिल्म सुपरहिट नहीं। क्योंकि उसका जो रस है, उसका जो भाव है, एक मिनट जरा, हेलो। हाँ सर माइक म्यूट हो गया आपका। जी जी जी, खोल दिया वो, 1 मिनट के लिए खोल दो, इसको ओपन कर दो। तो जब तक उस भाव की हम कल्पना नहीं करते हैं, तब तक वास्तव में रस की अनुभूति नहीं होती। चाहे वो फिल्म हो, छोड़ दो बेटा, स्टॉप पर लगा छोड़ दो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो क्लास शिक्षण अध्यापन हो। तो जब तक हम लोग उसमें जो है अपने आप उसकी तारतम्यता को अपने आप से नहीं जोड़ते, तब तक आनंद की अनुभूति हम लोगों को नहीं होती। इसी प्रकार से आपका काव्य हो गया और कहानी हो गया और रस हो गया। साथ ही साथ हिंदी भाषा में और भी बहुत सारी लोकोक्तियां होती हैं, जैसे लोकोक्ति होती हैं, मुहावरे होते हैं, और लोकोक्ति, मुहावरे और सूक्ति, संस्कृत भाषा में सूक्तियां होती हैं।
अगर हम हिंदी शिक्षण की बात कर रहे हैं तो हमें अगर पद्य पढ़ा रहे हैं तो पद्य के अनुकूल समानांतर पद्यों को उदाहरण में रखना चाहिए। अगर हम कहानी का शिक्षण कर रहे हैं तो उसके समानांतर में हमें कहानी शिक्षण, छोटी सी 2 या 4 लाइन की कहानी रखनी। अगर हम रस पढ़ा रहे हैं तो उस रस के अनुकूल हम लोगों को अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं। और जब हम मुहावरे या लोकोक्तियों का अध्यापन कर रहे हैं तो हमारे अध्यापन में मुहावरे और लोकोक्तियां होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ये मुहावरे और लोकोक्तियां ये पहले प्राचीन समय में व्यक्ति के जीवन दर्शन हुआ करते थे। ये ऐसे ही नहीं प्रचलित हुई, ये व्यक्ति के अनुभव जन्यता की दायक है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं माघ की, जो कहावतें हैं कि माघ मघारे जेठ में जारे, भादव साटे तेकर मेहरी डेहरी बाटे, अब्बा झार बहे पुरवाई तब जानो बरखा रितवाई, ये वास्तव में अनुभव किए हुए हैं। हम लोग देखते थे कि पहले जब घरों में घड़ी नहीं हुआ करती थी तो घर की अशिक्षित महिलाएं, आज के समय की डिग्री ली हुई नहीं, लेकिन वो उन महिलाओं में भी, यादव जी स्टॉप पर लगा दीजिए, तो वो महिलाएं भी, उनका भी अधिगम स्तर बहुत जबरदस्त था। वो महिलाएं सूर्य को देखकर अनुमान लगा लिया करती थी कि सूर्य की रोशनी यहां तक आई है तो लगभग ये टाइम हो चुका होगा, ऐसी कल्पना करती थी। आज भी हम देखते हैं घरों में, आज अनुभव कीजिए कि अगर भोजन हम और आप बना रहे हैं तो नमक डालते समय 4 बार सोचते हैं, लेकिन अगर माँ नमक डाल रही है तो बात करते हुए नमक डाल देती, बिल्कुल भोजन बिल्कुल नमक ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो वही स्थिति इस शिक्षा में कि हम किस प्रकार से अपने अध्यापन को प्रभावी करें, बनाएं, इसकी हमें बात करनी होगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ व्यक्ति के भाव भंगिमाओं का भी बहुत बड़ा योगदान। जब हम बात करते हैं शिक्षा जगत की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में पहले ये कहते थे कि गुरु को, शिक्षक को आचार्य कहा जाता था। और आचार्य का अर्थ होता है कि जो आचरण से सिखाए वो आचार्य है, जिसके आचरण से सीखा जाए वो आचार्य है। ऐसे ही एक दक्षिणामूर्ति का एक श्लोक है, चित्रम बटुर्तरोर्मूले वृद्धा शिष्यः गुरु युवा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम विद्वांसः खिन्न संशया। अर्थात बहुत ही चित्रम वटुर तरोर मूले, वास्तव एक वट वृक्ष के नीचे, बड़ी अपने आप में ये जो दक्षिणामूर्ति का ये श्लोक है अपने आप में अद्भुत है। और वो ये कहता है
कि एक बट वृक्ष के नीचे गुरु अपने शिष्य को ये लाइट जला दो, गुरु अपने शिष्य को अध्यापन करा रहा है, गुरु अपने शिष्य का अध्यापन करा रहा है। और वो कहता है कि, और उसमें सबसे एक अद्भुत क्या है कि गुरु तो युवा है और छात्र उसका जो है वृद्ध है। और वो अध्यापन कैसे करा रहा है कि गुरु मौन है, गुरु मौन है और छात्र जो है वो भी मौन है, वो सुन रहा है। और उसके बाद भी गुरु जो अध्यापन कर रहा है, छात्र के मन में जो संशय है, मौन रहते हुए भी उसके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं। ये परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि इशारों से, कहने से तो जानवर भी समझ जाते हैं, लेकिन इशारों से जो व्यक्ति समझे, आदमी समझे, हम उसकी बात करते हैं। तो हमारे यहाँ इशारों की भी बात होती है। जैसे हम रीइंफोर्समेंट की पुनर्बलन कौशल की जब हम बात करते हैं, हिंदी शिक्षण की जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक पुनर्बलन कौशल की बात आती है। तो उसमें ये सब उदाहरण के ही तथ्य में आ रहे हैं। तो उसमें जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये कक्ष में जब छात्र पढ़ा रहा है तो उस शिक्षक का शाब्दिक भी पुनर्बलन होता है और अशाब्दिक भी होता है, बोलता भी है और नहीं भी बोलता है तो भी पुनर्बलन करता है। किस प्रकार से? जैसे अगर बच्चा बोल रहा है, उसे प्रश्न पूछा गया और बच्चा उसका जवाब दे रहा है, तो छात्र की, अध्यापक की भाव भंगिमा, मुस्कुरा देना या गर्दन हिला देना, अपने आप में उसके लिए बहुत उसके अधिगम का कारण बनता है। ये एक पुनर्बलन का प्रकार है, उसको फीडबैक उससे मिलता है, आपके मुस्कुरा देने से, गर्दन हिला देने से। जब हम बात करते हैं शाब्दिक की, तो हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसा भी अगर हम कह देते हैं तो भी उस छात्र के लिए अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक पुनर्बलन का प्रकार होता है। तो हम लोगों को अपने अध्यापन में ये ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हम कक्ष में जाएं, अपने भाव। देखिए, कहते हैं, जब आप देखेंगे कि जो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये अपने, या बीएड के बच्चे हैं या बड़े बच्चे, ये अपने शिक्षक का अनुसरण करते हैं, अपने शिक्षक का अनुसरण करते हैं। इनके हाव भाव विचार सब इनमें गाये होता है, इनके चलने के ढंग, बोलने के ढंग। कहते हैं भी शिक्षक एक जो है रोल मॉडल होता है, वो जैसा चाहता है उस प्रकार से, क्योंकि उसके अनुसरण करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं शिक्षक, तो उनके अनुसरण को ध्यान में रखते हुए हमें छात्रों को अपने चलने बोलने, जब हम
पुनर्बलन की बात करते हैं तो शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है, सकारात्मक होता है और नकारात्मक भी होता है। अगर हम आंख का इशारा जैसे देखते हैं, अगर हम आंख के इशारे से उसकी तरफ देख लेते हैं तो बच्चे में नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते तो आंख के इशारे से बच्चा जो है डर जाता है, चेहरे के भाव से भी डर जाता है। हमें ये सब स्किल्स का अपने कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं घरों में हम जैसे सामान्य मध्यम वर्ग के परिवारों की जब हम बात करते हैं तो मध्यम वर्ग के परिवारों में जब हम देखते हैं कि कोई मेहमान या रिश्तेदार जब आते हैं तो उस मेहमान और रिश्तेदार के सामने जो नमकीन या बिस्किट की प्लेट रखी रहती है तो छोटे बच्चे उसे बड़े ध्यान से देखते हैं और जाते हैं, उठाने का जैसे ही प्रयास करते हैं तो माँ मना नहीं करती है, दूर से ही देखती है, आंखों के इशारे से बच्चा नहीं लेता है, छोड़ देता है। ये क्या है? ये भी एक तरह का पुनर्बलन। आप देखेंगे आज के समय में एक ब्लू वेल गेम चल रहा है, उसमें बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसमें विचार करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये जब तक हम कहानियों को, उसके रसों को, उसके भावों को, उसके विचारों को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक वास्तव में कक्ष में हमारा जो अध्यापन होगा वो ठीक नहीं होगा। हमें विचार करना होगा। कारण क्या है कि छात्र जो है भाव प्रधान होता है और जब वो भाव प्रधान होता है तो वो जिस भी गेम या कहानी या फिल्म में अपने आप को आत्मसात करता रहता है। तो हमें इन सब तथ्यों पर विचार करना होगा, इन सब तथ्यों को दोहराना होगा, देखना होगा और उसी के अनुरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली को अपनाना होगा। वैसे शाब्दिक भी हैं, अशाब्दिक भी हैं और देखते हैं कि कभी कभी कक्ष में अगर बच्चे ने सही उत्तर दे दिया और हम उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिख देते हैं या उसके उत्तरों को दोहरा देते हैं तो वो भी अपने आप में बच्चे को एक बहुत बढ़िया फीडबैक मिलता है, उसका उत्साह। लेकिन कभी कभी शिक्षक में ये आदत होती है, एक कक्ष में जब शिक्षक खड़ा होता है तो वो क्या है कि एक व्यक्तिगत जो 2-4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे हैं उन्हीं को खड़ा करता है, उन्हीं से प्रश्न पूछता है, जो कभी नहीं बोलता उसे सोचता है मत बोल। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। या शिक्षक कहता है सभी को वाह बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, तो वो भी गलत है। हमें चाहे वो कमजोर बच्चा हो चाहे सही बच्चा हो, अपने अध्यापन करते समय हमें प्रश्नों के अगर उसको फीडबैक देना है तो बिल्कुल समान नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को परिवर्तन करना होगा, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को एक जैसा स्वरूप हमेशा नहीं रखना है। क्योंकि देखते हैं कभी कभी कक्ष में जब हम बात करते हैं, ऐसे बहुत से सारे हमारे स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, जिनकी जब हम बात करते हैं तो उसमें जो कक्ष में छात्र हैं उनको किस प्रकार से, किस प्रणाली से,
किस प्रणाली से हम शिक्षा देने की बात करें, उन पर हमको विचार करना होगा। चाहे हमारे पास माइक्रो टीचिंग की बहुत सारी स्किल्स हैं अब इस जगत में, और उनके माध्यम से हम लोग शिक्षा अभ्यास से पहले हम लोगों को माइक्रो टीचिंग कराया जाता है और उन स्किल्स के बारे में बताया जाता है। तो हम उन स्किल्स को सीखें और सीखने के बाद कक्ष में कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में भी हम जानें। तो अब हम बात करते हैं, दूसरा उदाहरण आता है श्रव्य सहायक सामग्री में ग्रामोफोन का, जो 1887 में भारत में इसका प्रयोग शुरू किया गया। तो ये एक ग्रामोफोन के माध्यम से हिंदी शिक्षण में, जो पहले ये हम लोग देखते थे कि ये मेलों में रिकॉर्डर की तरह बजता था और वो ध्वनि के माध्यम से हम लोग सुनते थे। हम लोगों ने कक्ष में तो उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन बाजारों में, मेलों में, हाटों में हम उसकी आवाज को सुने हुए हैं। इसका भी प्रयोग श्रवण, जैसे आप किसी फिल्म स्टार या किसी की बात करते हैं तो आप उनकी आवाज में भी लोग बोलना, सुनना, ये भी अपने आप को, छात्रों को बहुत प्रभावित करता है। किसी का उदाहरण देना, उसकी आवाज सुनाना या स्वयं की आवाज, जैसे कक्ष में हम लोग बोल रहे हैं, अगर उसकी आवाज को हम रिकॉर्ड करके, आगे हम रिकॉर्डर की बात करेंगे, ग्रामोफोन में रिकॉर्डर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम बात करते हैं रिकॉर्डर की, किसी की आवाज को हम रिकॉर्ड करके उस, आज तो तकनीक हमारे पास विकसित है, चाहे हम लैपटॉप से लगे हो, चाहे मोबाइल से हो, हम अपना जब जहां चाहें अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके अध्यापन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसे संसाधन नहीं उपलब्ध थे। आज भी इस लॉकडाउन से पहले हम लोग ऑनलाइन नहीं जुड़ते थे, ऑफलाइन नहीं जुड़ते थे, ऑनलाइन में विश्वास नहीं था। तो आज हम लोग ऑनलाइन से जुड़ना शुरू कर चुके हैं। तो उस रिकॉर्डर का ये था कि अगर हम कक्ष में पढ़ाते हुए कुछ शब्दों को दोहरा रहे हैं, तो जो हम शब्द दोहरा रहे हैं और वो बलाघात के कारण कभी कभी अशुद्ध उच्चारण हो जाता है और हम कहते हैं कि नहीं, हमने ठीक किया है, लेकिन जब तक हम उसकी आवाज को जब हम उसे सुनाते हैं रिकॉर्डर के माध्यम से, तो उसे एहसास होता कि नहीं, मैं यहाँ पर गलत, कभी कभी बोलते वह भाव में कहीं का कहीं भूल जाता है। तो ये टेप रिकॉर्डर का बहुत बड़ी अपने आप में उपयोगिता थी। हमारे यहाँ जब माइक्रो टीचिंग स्टार्ट की गई तो उस समय भी छोटे छोटे उसमें छात्राध्यापकों की आवाज को टेप करके उन्हें सुनाया जाता था और उनकी जो कमियां होती थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता। यही जब हम हिंदी शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें भाषा का जो उतार चढ़ाव होता है, बलाघात, स्वराघात की जो बात करते हैं कि किस शब्द को बोलते समय हमें कितना जोर देना है, आरोह अवरोह। जब हम शिक्षणाभ्यास करते हैं तो वहां एक पाठ योजना में स्पष्ट आता है कि छात्राध्यापक यति, गति, लय, आरोह अवरोह, विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचित करेगा। तो वो यति क्या है? यति को कहते हैं सन्यासी, जो सम्यक होता है, बिल्कुल सावधान रहता है, उसे कहते हैं यति। और गति हमारे बोलने की बहुत ज्यादा ना तेज हो ना बहुत ज्यादा स्लो, आरोह अवरोह, उतार और चढ़ाव। जैसे उदाहरण के लिए हम रोड पर चलते हैं तो लिखा रहता है कि रोको मत, जाने दो।
और अगर उसके पढ़ने के तरीके में कहीं थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो हम और आप उसे अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं रोको मत जाने दो, और ये भी हो सकता है कि रोको मत जाने दो। ये भाषा की प्रबुद्धता है, ये भाषा की महानता है। तो हमें इसीलिए हमारा जो वाचन भी हो वो भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए। साथ साथ अब हम टेप रिकॉर्डर और रेडियो की बात करते हैं। ये 1927 से भारत में प्रारंभ हुआ। रेडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारे जो है शैक्षिक कार्यक्रम पहले सुनते रहते थे। आज के समय में भी एफएम के गाने लोग सुबह सुन रहे होंगे। आज रांची में, हमारे यहाँ रांची में एफएम के माध्यम से आजकल अध्ययन और अध्यापन भी चल रहा है, और इस लॉकडाउन के पीरियड में। और साथ साथ जब हम बात करते हैं दृश्य सामग्री जो हम देखते हैं, अब देखते क्या है, जैसे हमारे पास श्यामपट्ट, शिक्षक की सबसे उपयोगी अगर कोई वस्तु है और उसका साथी है तो वो श्यामपट्ट है। और इस श्यामपट्ट के साथ हम कैसे खड़े हों, किस दिशा में खड़े हों, किस एंगल पर खड़े हों, कितने कोण पर खड़े हों, ये हम सभी को विचार करना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। खड़े तो होते हैं, अगर हम श्यामपट्ट के सामने खड़े हैं तो हमें उसके श्यामपट्ट के दाहिनी तरफ खड़ा होना चाहिए और 45 अंश के कोण के साथ खड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय समान अक्षरों की दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कहीं पे कितना छोड़ दिया, और अत्यधिक नहीं लिखना चाहिए। साफ और स्वच्छ लिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कभी कभी देखने में आता है कि हम लोग जब ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं तो लिखने के साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहे और डस्टर से ना मिटाकर कभी कभी हाथ से मिटा देते। तो डस्टर से ना मिटा के कभी कभी हम लोग किवाड़ से जो है, कभी डस्टर से ना मिटाकर कभी कभी हम लोग हाथ से उसे जो है मिटा देते हैं। तो गर्मियों के महीने में अगर हम हाथ से मिटाते हैं तो वो चौक हमारे हाथ में लग जाती है और चेहरे पे लग जाता है, तो वो भी हम लोग हंसी के पात्र हो जाते हैं। तो ये सब भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के सामने ही जाके लिखना चाहिए। एक 45 अंश की दूरी पर ही हम लोगों को लिखते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि एक दूरी रहे और उसी के अनुरूप हम लोग ब्लैक बोर्ड के सामने लिखें, खड़े हों, ताकि आधा हिस्सा हम ब्लैक बोर्ड की तरफ है, आधा हम कक्ष में दे सकें। तभी वास्तव में वास्तविक अनुशासन हो सकता है। देखिए, कक्ष में देखते हैं कि कुछ बच्चे आप पढ़ा रहे हैं और अगर शिक्षक सजग नहीं है तो छात्र दूसरी किताब पलटा देता है। आप खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और वो दूसरी किताब पलटा रखा है, आपको पता ही नहीं लगता कि वही किताब है या दूसरी। लेकिन नहीं, जब आप का केंद्र बिंदु छात्र होगा, आप उस पर ध्यान देंगे तो पता लग जाएगा कि वो आंखों को आपसे हटाने का प्रयास करेगा, तुरंत पता लग जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना होगा, इस पर विचार करना होगा। तो ये रहा ब्लैक बोर्ड की बात। उसके बाद हमारे यहाँ मॉडल, बहुत बड़े सुंदर हम लोग चित्रों के माध्यम से मॉडल बनाते हैं और वो वास्तविक प्रतिरूप हो, ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सूचना पट्ट है, पैनल बोर्ड है, रेखा चित्र है,
मानचित्र है, ये बहुत सारी जो है दृश्य सामग्री की विधाएं हैं, सामग्रियां हैं। इन सामग्रियों का सही उपयोग हम लोगों को सीखना होगा। जैसे वास्तविक पदार्थ एवं नमूने होते हैं। जैसे अगर हम लोग वास्तविक पदार्थ की बात करते हैं शिक्षा शिक्षण में, अगर मान लीजिए हम किसी फल के बारे में या किसी वनस्पति के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वास्तव में उस वनस्पति को हमें दिखाएं बच्चों को, क्योंकि जो बच्चा देखता है उससे वो ज्ञान उसका जो है स्थायी होता है, या उसके नमूने दिखाएं। ये जो प्रक्रिया है ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम लोग देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे होते हैं, तो ये जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उन्हें चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और वो छोटे बच्चे जैसे आइसक्रीम, I4 आइसक्रीम कहते हैं और तुरंत मुंह में उंगली उसे ही चित्र को लगाकर चाटने लग जाते हैं झूठ मूठ में, क्योंकि उन्हें उस आइसक्रीम की मिठास के बारे में पता है। तो यही कारण है कि हम अपनी शिक्षण व्यू में और शिक्षण मटेरियल में ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करें जो बच्चा जानता हो, जिसके जो बच्चे को पता हो। मतलब बिल्कुल सरल से हमारी जो शिक्षण पद्धतियां हैं वो भी सरल से कठिन की बात, सरल से कठिन की ओर की बात करती। तो हमें इन सब पर ध्यान देना होगा, इस पर जो है विचार करना होगा। हम लोग चार्ट, समानांतर पत्र और पत्रिकाएं, अगर कक्ष में हैं तो उससे संबंधित हम लोग पत्र और पत्रिकाओं का भी अध्ययन करना बताया जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और पर्यटन, दृश्य में दूसरा का जो है पर्यटन कहते हैं ना, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर। वास्तव में शहर जो पर्यटन होता है, शैक्षिक भ्रमण होता है, वो एक चिर स्मृति, चिर यादें जीवन में जब बच्चा उस चीज को देखता है तो बाद में भी प्रसन्न हो जाता है, उसकी स्मृति ताजा हो जाती है। तो जो ऐतिहासिक भ्रमण होते हैं, शैक्षणिक जो ऐतिहासिक भ्रमण हैं, उनको भी हम लोगों को देखना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये पर्यटन, उसके साथ संग्रहालय, हमारे यहाँ बहुत म्यूजियम है, तो उन म्यूजियम में भी जाकर उस म्यूजियम के माध्यम से भी बच्चों को म्यूजियम दिखाया जाना चाहिए। बच्चा उन म्यूजियम को देखता है, उसमें रखी हुई जो वस्तुएं हैं उनसे वो अपने पाठ्य वस्तु को जोड़ता है, तो उससे उसका ज्ञान जो है स्थायी होता है। इस पर भी हम लोगों को विचार करना होगा। और अब अंतिम उसमें आते हैं दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री। तो जो दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री है, इसमें सबसे पहला आता है नाटक। और जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक के प्रकार में अगर हम भारतीय संस्कृति की बात, भारतीय संस्कृत वाङ्मय की बात करते हैं तो संस्कृत वाङ्मय में 10 प्रकार के नाटक की 10 विधाएं बताई गई। और वास्तव में ये जो शब्द की उत्पत्ति हुई है ये भी भगवान शिव के द्वारा हुई। उन्होंने कहा कि नित्यावसाने, संस्कृत में श्लोक आता है कि नित्यावसाने नटराज राजो ननाक ढक्काम नव पंचवाराम उद्धर तुकामा शनकादि सिद्धा
एतद्विमर्शे शिवसूक्त जालम। वास्तव में जो पाणिनीय के 14 सूत्र जो हैं वो संस्कृत वाङ्मय के हैं। वो भगवान शिव नृत्य कर रहे होते हैं, तो उस नृत्य से डमरू की जो आवाज हुई, उन डमरू की जो 14 प्रकार की अलग अलग ध्वनियां निकली, उन ध्वनियों से इस शब्द की रचना हुई, ऐसा संस्कृत वाङ्मय के अनुसार। तो नाटक की अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, अद्भुत है। ये यही एक साधन है कि जो दृश्य भी है और श्रव्य भी। आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान, और उसमें बाद में ये भी कहने लगे कि ये सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, बच्चे इसे देखकर कोई ऐसा करने का प्रयास न करें। तो उसका कारण यही था कि बच्चा या छात्र जब नाटक को देखता है, उसी के भाव को, जैसे हमने कहा अभी पहले रस की ब्रह्म की जब बात कर रहे थे कि एक नायक और नायिका के रूप में हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं, उसी तरह से नाटक में भी हम और आप उस नाटक की तारतम्यता, उसकी आत्मा से अपने आप को जोड़ लेते हैं। और जब हम उसको अपने आप से जोड़ लेते हैं, तभी ही वास्तव में उस शिक्षण की हम कल्पना कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार से जिसकी आराधना करता हो या अर्चना करता हो, वो उसी के अनुरूप उसका स्वरूप होना चाहिए। ये एक परंपरा है हमारे देश में। तो नाटकों के माध्यम से भी हम लोग शिक्षा देते रहे, और इसका भी अपने आप में एक बृहद स्वरूप है। हम इसको उदाहरण के रूप पर, सहायक सामग्री के रूप में से कहीं भी अपने उसमें विधाओं में प्रयोग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। शैक्षिक भी होते हैं अधिकांश नाटक, और ये सब प्रेरणादायक होते हैं। आजकल की तरह ये प्रेरणा को प्रदान करने वाले होते हैं, ये प्रेरणा देते हैं हम लोगों को जीवन जीने की कला। इसके साथ साथ अगला इसमें आता है कठपुतली। ये भी दृश्य और श्रव्य में आता है। कठपुतली के नृत्य, ये अधिकांश जहाँ राजस्थान के क्षेत्रों में कठपुतली के नृत्य प्रचलित थे, आज प्रायः कम है, लेकिन प्राचीन समय में काफी प्रचलित थे। पूरे देश में ही कठपुतली का नृत्य लोग देखा करते थे। वो काठ की छोटे छोटे बने रहते थे, पर्दे के पीछे उसमें तार लगे हुए होते थे, उससे वो जो है उनके स्वरूप की कहानियों और कथाओं को, नाटकों का वो अभिनय करते थे कठपुतली के माध्यम से। उसमें भी प्रेरणाप्रद होता था। राजा हरिश्चंद्र और रामायण की कथाएं पर आधारित उनके जो विषय वस्तु हुआ करते थे, और उन्हीं के अनुसार वो अपना जो है वो करते रहते थे। इसके साथ साथ टेलीविजन का प्रयोग हम लोग जान ही रहे हैं, आज शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में अतुलनीय है, और बहुत ही इसका योगदान है। चलचित्र है, वीडियो है, आज हम आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख ही रहे हैं। शैक्षणिक सारी वीडियो जो है आप छात्रों को भी दिखा सकते हैं, कक्षा कक्ष में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर है, आप लोग इसका प्रयोग समझ ही रहे हैं। लैपटॉप है और मोबाइल है, जिन प्रयोगों के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मसु कौशलम योगा, अर्थात कर्म में कुशलता हो वही योग है। किसी भी कर्म में अगर शिक्षक है तो उसे शिक्षण कर्म में अपने विषय में अगर वो प्रवीणता रखता है, कुशलता रखता है, तो वो योगी है। और
मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जिस कर्म में लिप्त है, जो जिस कर्म को कर रहा है, अगर वो पूरा कर्म पूरी निष्ठा के साथ करता है तो वो योगी है, वो तपस्वी है। और जब हम शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षक का दायरा और बढ़ जाता है, क्योंकि वो देश का निर्माण करता है, इस राष्ट्र का निर्माण करता है, इस राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और साथ ही साथ आप लोगों के किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी भी प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज वो सर से पूछे। जी गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। जी सर, मैं आपके ही कॉलेज शिवजी चौबे। जी सर, तो आज के समय में कहीं ऐसा नहीं लगता कि दक्षिण भारत में जैसे हिंदी भाषा का कुछ प्रचलन कम हो गया, जिसमें कि ऐसा होना चाहिए कि दक्षिण भारत के शिक्षकों को हिंदी भाषा के लेकर ज्यादा मतलब टीएलएम टाइप की उपयोगी सामग्री ज्यादा उनकी बढ़ावा देनी चाहिए, जैसे कि बच्चों में हिंदी को जानने की इच्छा बढ़े। जैसे कि सर आज भी उधर दक्षिण भारत में हिंदी की बहुत दिक्कत आती है सर, हिंदी भाषा की। जी शिवजी चौबे जी, आप 29 जुलाई की जो नई शिक्षा नीति आई है उसको पढ़ें, उसमें भाषा शिक्षण को के बढ़ावा देने की बात कही गई। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, बड़ी क्लासेस में जैसे 9, 10, 11, 12 में कौशल के आधार पे प्रश्न बनाना बड़ा मुश्किल होता है जी। तो उसे किस तरह से कुछ एक आध उदाहरण बताए जाएं? जी, जैसे हम 9th और 10th की आप बात कर रहे हैं, प्रश्न बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम प्रश्न कौशल की जो बात करते हैं जी, 9th और 10th की बात कर रहे हैं आप लेवल की, या उच्च कक्षा की बात कर रहे हैं? 9, 10th की बात कर रहे हैं सर मालती जी। जी मालती जी, जैसे अगर हमें प्रश्न कौशल की अगर बात करनी है, किस प्रकार से प्रश्न बनाएं, देखिए सबसे बड़ी बात, एक जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें एक प्रश्न कौशल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, उसके बारे में भी हम लोगों को बताया गया है। आप अगर बीएड किए होंगे तो उसमें प्रश्न कौशल की बात कही गई है। हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछना चाहिए, सबसे पहली बात कि हमें ये जानना होगा कि प्रश्न उस बच्चे के अधिगम स्तर का है कि नहीं है। अगर हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले उस बच्चे के अधिगम स्तर को हम जानें। अगर हम उसके अधिगम स्तर को जानते हैं तो साथ साथ उन प्रश्नों में क्रमबद्धता है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप कबीर दास को पढ़ा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अगर कबीर दास पर प्रश्न बनाना है तो सबसे पहले हमें विचार करना, पहले प्रश्न बनाए, सबसे पहले हमें कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहला प्रश्न हुआ कबीर दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसके बाद हम उनके मृत्यु का इनकी मृत्यु कब हुई, मतलब एक तारतम्यता हो प्रश्न के निर्माण में। इस पर हम लोगों को इस तरह से एक विचार करना होगा, पहले चिंतन करना होगा। जी, और किसी का प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। प्लीज सर, ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं जी, स्किल बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, जिसमें चित्र का माध्यम होता है, वो स्किल बेस्ड होता है ना, तो 9, 10 में अच्छा, आप चित्र के माध्यम, देखिए स्किल में आप देखिए स्किल तो बहुत सारी होती है, आप चित्र के भी माध्यम से पूछ सकते हैं, कहानियों के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, गद्य के माध्यम से पूछ सकते हैं, प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपको चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछना है तो जैसे आप हिमालय का चित्र लगा दीजिए,
ठीक है। और प्रश्न बनाने से पहले आपने प्रस्तावना प्रश्न में लिखा हुआ कि भी कोई भी वो ये प्रयास होना चाहिए कि पूर्व ज्ञान से वो संबंधित हो, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ने की एक कला होनी चाहिए। तो जैसे आपने जो है हिमालय का चित्र बना दिया, आप तुरंत पूछिए यह किसका चित्र है, तो बच्चे बताएंगे हिमालय का है। या अगर बच्चे नहीं हिमालय नहीं जान रहे तो उसके समानांतर उनके बारे में कुछ आप बताएं पहले, तब उसके बाद उस चित्र को रखें, तब प्रश्न बनाएं। जी मैडम। और किसी का प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। हेलो, मैं रीता सिंह बोल रही हूँ। जी हेलो। हाँ बोलिए रीता जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न ये है, भाषा की पाठ्य योजना में, विशेषकर गद्य पाठ्य योजना में, इसमें भाषा के विकास से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी शिक्षण हो या भाषा शिक्षण, तो वो उसके जो उद्देश्य है वो भाषा विकास का ही होता है, स्तर के अनुसार या साहित्यिक विकास। तो इन प्रश्नों को कब पूछा जाना चाहिए ताकि बच्चों का भाषा विकास भी हो, प्रत्यय या व्याकरण से संबंधित जो है पाठ्य योजना में। इसमें आप पूछना क्या चाह रहे हैं मैडम गीता जी? ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं, जैसे गद्य की पाठ्य योजना बनाई, तो उसमें जो भाषा विकास से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं या व्याकरण से संबंधित, तो उन प्रश्नों को कहाँ पूछा जाना चाहिए? क्या अलग से? मैडम आप मेरे ख्याल से जानना चाह रहे हैं विकासात्मक चाहिए। देखिए मैडम, जैसा कि डॉक्टर पचौरी साहब कह रहे हैं, एक तो विकासात्मक प्रश्न होते हैं और सबसे पहले एक प्रस्तावना के प्रश्न जो हम बनाते हैं, उन प्रस्तावना के प्रश्नों में अगर आप भाषा से संबंधित आप व्याकरण से पूछ रहे हैं तो व्याकरण के बारे में उसकी नवी को दे दो केला। व्याकरण के भी भाई बहुत सारे वो हैं, भाग है, उसमें आप संधि पढ़ा रहे हैं, समास पढ़ा रहे हैं, मैं इतना बोला ही आप उसको बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। वो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। मतलब पहले जो पाठ पढ़ा चुके हों, पूर्व ज्ञान से कुछ संबंधित प्रश्न होने चाहिए ताकि वो सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जैसे जी हम बताते हैं, दोबारा वो हो गया होगा गलत अपने आप। तो जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर भाषा की बात करते हैं, भाषा शिक्षण पढ़ा रहे हैं, तो उस भाषा में अगर आप कह रहे हैं व्याकरण भी हो सकता, तो व्याकरण की बहुत सारी विधाएं, लेकिन आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसके पढ़ाने से पहले आप अगर व्याकरण नहीं पढ़ा रहे तो चार्ट के माध्यम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वो विकासात्मक में भी पूछ सकते हैं। मतलब आप बच्चे का लेवल देखिए, आपका जो पाठ है, जो विषय है, व्याकरण है, उसके अनुरूप आप जो है पाठ योजना का निर्माण करके उसे बताएं। अगर आप कोई टॉपिक होता तो आप कहेंगे तो मैं अपनी मेल आईडी जो है पचौरी साहब को वो सेंड कर दूं, है शायद पचौरी साहब के पास होगी मेल आईडी, तो आप चाहेंगे किसी विषय पे किसी भी प्रस्तावना की तरह से पाठ को हम भेज सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी सर, समय की बाध्यता को देखते हुए अगर सर से कोई भी प्रश्न होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल दें, हम लोग सर को मेल कर देंगे और सर उसका सही उत्तर देंगे आप सभी को। समय ज्यादा हो रहा है तो इसलिए आज हम लोग ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। सर का, प्रोफेसर पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में समय निकाला और आज का व्याख्यान में गागर में सागर भर दिया। उन्होंने शब्दों की रचना से लेके और सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों के बारे में,
गद्य पद्य व्याकरण के पाठ योजना के बारे में बहुत से हम लोग को जानकारियां दी, और हमारे बीएड के विद्यार्थी और बीएड के जो टीचर एजुकेटर हैं सभी लोग जुड़े थे। सबको ये आज का व्याख्यान बहुत ही लाभदायक होगा, ऐसी हमारी आशा है। एक बार सर को फिर से कॉलेज परिवार के तरफ से, सीटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और मैं डॉक्टर पचौरी साहब को और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रिंसिपल मैम एवं सुभाषिनी मैडम, आप सभी का बहुत बहुत आभार और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद दे देता हूँ 2 मिनट अभी सभी प्रतिभागियों का और हमारे आज के एक्सपर्ट सर प्रोफेसर रामकेश पांडे साहब का। और मेरे साथ आज मैं देख रहा था कि हमारे जो कल हमारे रिसोर्स पर्सन रह चुके हैं प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता साहब, वो भी जुड़े रहे हैं और उन्होंने पूरा वक्तव्य सुना है बड़े ध्यान से। तो मैंने कल मेरी जो बात थी शायद वो कह दी कि ना समय होता है सीखने का, ना कोई उम्र होती है, और अच्छा शिक्षक जिसको हम कह सकते हैं तो हमेशा सीखने वाला शिक्षार्थी बना रहेगा तो अच्छे प्रगति की तरफ चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चाहता हूँ कि बाकी अगर किसी का कोई जिज्ञासा है तो अगर चैट बॉक्स में या अपने इसमें भेज देंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके जिज्ञासा को शांत करने के लिए जवाब मिलेगा। और इसी क्रम में हम कल आपको फिर पुनः 4 बजे से लॉगिन शुरू होगा और कल आपका जो विषय है वो अंग्रेजी रहेगा, इंग्लिश विषय रहेगा। इसमें हमारे साथ जो रहेंगे प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा जी रहेंगे जो हिमाचल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और आप एनआरसी एनसीटी के मेंबर भी हैं, तो कल वो जुड़ेंगे हमारे साथ टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए। वो आपको बीच में जो हमारी दूसरी भाषा है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी आज जो वर्तमान समय में सबसे जिसको कहते हैं कि जी इंग्लिश अगर बोल रहा है तो बहुत एक्सपर्ट और बहुत अच्छा है, और हिंदी वाले को थोड़ा सा हीन भावना से देखते हैं लोग, हिंदी बोलते ही लोग सोचते हैं कि कहाँ डूब के मर जाएं। तो वो ऐसी स्थिति अब कल जो हमारी अंग्रेजी के साथ रहेगी, आज हिंदी हमारी हो चुकी है। तो हमने हिंदी प्रधान क्षेत्र में रहते हैं और हिंदी भाषा प्रेमी है तो हमें दोनों भाषाओं को सुनना है। कल हमारा अंग्रेजी में वक्तव्य रहेगा और आप सबको हम कल के लिए आमंत्रित करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आप अगर इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो आपको YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा ये एजुकेशनल सॉल्यूशन TLM के नाम से, और आपको फेसबुक लाइव वाला जो लिंक है उस पर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।